न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और कार की जोरदार टक्कर यहां पर हो गई है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह घटना बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा यहां पर हो गया है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई और इसके चलते ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक घटना बताई जा रही है। तो 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर यहां पर हो गई। यादराम भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। यादराम, कैसे ये टक्कर हुई? यादराम, क्या आपको आवाज आ रही है? जी यादराम, बिल्कुल बताइए। दरअसल मेरठ एक्सप्रेस पर ये भीषण हादसा हुआ है और मैं बता दूं कि एक बस और एक गाड़ी की भिड़ंत हुई है, जिसमें जो गाड़ी है वो एक्ट हुई है। फिलहाल जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि जो कई लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए। फिलहाल जो पुलिस है वो इनको रेस्क्यू कर रही है और जो भी घायल हैं उनको जो अस्पताल है वो पहुंचाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक हैं अभी 5 हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है अभी और भी बढ़ सकती है। फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन है वो यहाँ पर एक राहत बचाव कार्य कर रहा है और साथ ही जो टक्कर लगने का जो कारण है वो अभी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल यादराम, कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ और किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या वजह रही, क्या इसके बारे में अभी कोई जानकारी? देखिए, ये जो हादसा है सुबह सुबह का है, जिस समय ज्यादा भीड़ उस पर नहीं रहती एक्सप्रेसवे पर, और मनाया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से ये बस आ रही थी और जिसके बाद जो अचानक ही इस एक्चुअली गाड़ी से टकराई और ये टक्कर इतनी तेज थी कि जो गाड़ी है वो काफी दूर तक जाकर गिरी और जो सवार थे, इसमें 5 लोग इसमें सवार थे। हालांकि जो एक खबर आ रही है वो ये है कि मृतकों की संख्या अब 6 हो चुकी है, लेकिन जिस तरह का भीषण हादसा हुआ है ये अपने आप में एक दिल दहला देने वाला है। और जो इंतजाम होते हैं मेरठ एक्सप्रेस पर वो काफी इंतजाम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से हादसा होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस हादसे की जांच का पता लगा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जी बिल्कुल। और गाड़ी में कितने लोग सवार थे उस समय? क्या अभी तक जिन लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है उनकी शिनाख्त हो सकी है यादराम? देखिए, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो मृतक हैं उनकी संख्या 5 है और ये संख्या माना जा रहा है कि 6 भी हो गई है, लेकिन अभी पुलिस इनकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, पुलिस इसका पता लगा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब यूपी कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, तो ये बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे यूपी कैबिनेट की यह बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो मिशन 2024 इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और संभव है कि इन तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, लोगों को यहां पर बड़ी सौगात मिल सकती है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। समय बताया जा रहा है सुबह 11 बजे का जब ये बैठक होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन अपने आप में ये बैठक जो है वो बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जमाव को लेकर बैठक की थी। जिस तरीके से यूपी में भारी बारिश हुई और उसको देखते हुए जल भराव की स्थिति बनी, तो इसको लेकर बैठक की गई। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अश्विनी, इस बैठक में ऐसे कौन कौन से विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, कितने बजे ये बैठक होगी, कौन इस बैठक में शामिल होगा?
बिल्कुल यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। 11 बजे बैठक होगी। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम प्रस्तावों को रखा जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के तमाम कामों पर चर्चा होगी कि सरकार के काम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो काम चल रहे हैं वो काम किस तरीके से चल रहे हैं, जो समय सीमा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, जल्द से जल्द विकास के काम कैसे पूरे किया जाए। निश्चित तौर पर आज 11 बजे कैबिनेट की पहले बैठक होनी है। उसमें लमसम 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं उन पर आज मोहर लग सकती है, जिसमें 270 जो हैं जल निगम शहरी के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ ये बात करें अगर तो दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रस्ताव है काफी लंबे समय से अटका था कि इसका आयोग बनाया जाए। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी आज जो है प्रस्ताव आ सकता है, उस पर अंतिम मोहर लग सकती है। साथ ही साथ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला अगले कुछ दिनों में और उससे पहले आज ये प्रस्ताव आ कर उसको मंजूरी मिल सकती है। अगर बात करें इसके अलावा तो राजस्व संहिता के संशोधन को लेकर के भी मंडलायुक्त को जो है अधिकार देने का जो प्रस्ताव था वो काफी लंबे समय से मांग हो रही थी, उसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। निश्चित तौर पे इसके अलावा तमाम विभाग हैं, चाहे चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर PWD की बात करें, इसके अलावा खाद्य रसद विभाग की बात करें, तमाम विभाग हैं जिनसे जुड़े हुए आज प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आ सकते हैं, उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो सकती है, जिस पर मोहर लग सकती है और इसी पर नजर रहेगी। सुबह 11 बजे का समय अश्विनी वो बताया जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 भी है। इसके लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर महाजनसंपर्क अभियान की बात की जाए तो उसकी जो तारीख है उसको भी एक्सटेंड किया गया है, 15 जुलाई किया गया है। क्या इसको लेकर भी इस बैठक में बात हो सकती है? बिल्कुल, कैबिनेट बैठक का कार्य अलग होता है, ये पार्टी का कार्य होता है, इसलिए पार्टी निर्णय लेती है। कैबिनेट बैठक के दौरान इस तरह की किसी भी पार्टी की जो चर्चा नहीं होती है, पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के कौन से नए प्रस्ताव लाए जाएं उन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ दूरगामी परिणाम क्या हो इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा बात करें अगर तो 2024 को ध्यान रखते हुए जरूर ही जो प्रस्ताव अब कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे वो कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि 2024 में जब चुनाव होंगे तो ठीक उससे पहले जो प्रस्ताव बेहतर ढंग से लाए जाएंगे उनको इंप्लीमेंट कराया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर के बताया जा सके कि हमने ये एक काम आपके लिए किया। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो प्रस्ताव आने हैं, प्रस्ताव पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद में अंतिम मोहर लगेगी। जी चलिए, क्या निकलकर सामने आता है इस बैठक से देखना होगा। अश्विनी, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आज देवरिया आने वाले हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज देवरिया आएंगे। बुध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वो शिरकत करने वाले हैं। रतसिया कोठी के दीक्षांत समारोह में भी वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे रतसिया कोठी पहुंचेंगे राज्यपाल, जहां उनका स्वागत पहले तो किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब यहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का देवरिया का ये दौरा रहने वाला है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कई कार्यक्रम जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं जो देवरिया आएंगे, और आपको बता दें कि बुध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वो शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं लखनऊ से खबर है, जहां 11 साल बाद यूपी सचिवालय संघ का चुनाव है। ऑडिटर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 19 पदों पर चुनाव होगा। 12 जुलाई को तिलक हॉल में 9 बजे से वोटिंग। वहीं 3067 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे होंगे चुनाव अधिकारी। आपको बता दें कि 13 जुलाई को सदस्य कार्यकारिणी के परिणाम, 14 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर के परिणाम सामने आएंगे। तो सिद्धार्थनगर से खबर बता दें, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। खबर का शौहरतगढ़, आपको बता दें कि शौहरतगढ़ एसडीएम ने संज्ञान ले लिया है। घूसखोर लेखपाल पिंटू पासवान को इस दौरान सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम प्रदीप कुमार यादव ने सस्पेंड किया, ये जानकारी है। खतौनी में नाम सही कराने के लिए यहां पर घूस मांगी गई थी।
10,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था ये लेखपाल। और उसके बाद अब यहाँ पर इस खबर को प्रमुखता के साथ न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाया था और इसका बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। घूसखोर लेखपाल पिंटू पासवान को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें एसडीएम प्रदीप कुमार यादव ने सस्पेंड किया है। खतौनी में नाम सही कराने के लिए ये घूस मांग रहा था, 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था ये लेखपाल। इस खबर को प्रमुखता के साथ न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाया, जिसके बाद सद्दाम हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सद्दाम, यहाँ पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लगातार जिस खबर को दिखाया गया, अब उस घूसखोर लेखपाल पिंटू पासवान को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 1 इंडिया ने घूसखोर लेखपाल की खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें शौरतगढ़ तहसील में तैनात लेखपाल पिंटू पासवान एक युवक से खतौनी में नाम सही करने का 10,000 रुपए मांग रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। और न्यूज़ 1 इंडिया ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उस खबर को संज्ञान लेकर शौरतगढ़ के एसडीएम प्रदीप कुमार यादव ने उस घूसखोर लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर जिले में जो है न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रमुखता के साथ सद्दाम दिखाया था, आपने भी रिपोर्टिंग हालांकि इस पर की थी और इसका ये बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फतेहपुर में किशोरी से रेप के बाद धर्मांतरण का मामला। आपको बता दें कि समुदाय विशेष के युवक ने अगवा कर किया रेप। किशोरी से जबरन निकाह करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी सैफ अली को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। किशोरी को 7 जुलाई को बहला फुसलाकर आरोपी ले गया। किशोरी को अपहरण के बाद सैफ अली ईंट भट्टा ले गया, ये जानकारी है। इसके साथ ही पुलिस ने करीब 6 घंटे बाद सैफ अली को दबोच लिया। सैफ अली ने खुद को अविवाहित बताकर प्रेम जाल में फंसाया था। अपहरण के बाद धर्मांतरण, किशोरी का नाम रूबीना रख दिया, ये जानकारी। कांटेक्ट हुआ था और हमें लिवा गया था भट्टे के पास। कैसे क्या हुआ? फोन से कांटेक्ट हुआ था और हमें लिवा के गया था भट्टे के पास बहला फुसला के। वहीं पे धर्म परिवर्तन करवाया, पता नहीं क्या बुलवाया था उर्दू में, हमें ध्यान नहीं है। फिर मेरा नाम रूबीना रख दिया, रूबीना रख के फिर गलत। तो जितेंद्र हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में हालांकि सैफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या पूछताछ में अभी तक सामने आया कि सैफ अली क्यों धर्मांतरण कराना चाहता था, क्यों दबाव बना रहा था? देखिए, ये जिस तरीके से जाफरगंज थाने का ये मामला सामने आया है, इसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसके साथ निकाह पड़ा, उसका नाम परिवर्तित कराया। हालांकि इस समय मौजूदा समय में ये जानकारी मिल रही है कि मौलवी की तलाश पुलिस कर रही है कि किस मौलवी के द्वारा इसकी शादी कराई गई है। हालांकि लड़का आरोपी जो सैफ अली है, उसका कहना है कि शादी मैंने खुद करवाई है, लेकिन पुलिस मौलवी की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो फतेहपुर में कई मौलवी जो फतेहपुर जिले को छोड़ करके चले गए हैं, तो साफ जाहिर है कि फतेहपुर में कुछ मौलवी हैं जिनकी सह पर ये जो कार्य चल रहा है धन परिवर्तन का, वो कार्य चल। पीड़िता का क्या कुछ कहना है? पीड़िता का क्या कुछ आरोप है? इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है पीड़िता की तरफ से? पीड़िता का पूरा आरोप है कि मुझे प्रेम जाल में फंसाया और मुझे जबरन अगवा कर करके मेरे साथ रेप किया, मेरा धन परिवर्तन कराया, नाम मेरा परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पहले से भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है, ये सब जानकारी मिलती है और नाम जब धन परिवर्तन कराता है तो ये चीजें कई निकल के आती है, जिससे पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर शिकायत की। पुलिस ने छानबीन की, पीड़िता को आरोपी के साथ रंगे हाथ पकड़ा और
उसको जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर जेल भेज दिया गया है। हालांकि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितने और बड़े खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद में इन दिनों ईओ और चेयरमैन के बीच खींचतान नजर आ रही है, जिसका नतीजा है कि क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के सामने विकास से लेकर साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं बीते एक साल में खोड़ा नगर पालिका में चाय का खर्चा ही 24 लाख का खर्च किया जा रहा है, जिसके चलते खोड़ा वासियों ने मीडिया से रूबरू होकर लोगों की समस्याओं को सामने रखा है। दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि खोड़ा नगर पालिका की ईओ शालिनी गुप्ता लगातार मनमाफिक तरीके से कार्य कर रही है, जिसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि खोड़ा नगर पालिका में 800 से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर मात्र 600 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। करीब 200 से ज्यादा कर्मचारियों का पैसा डकारा जा रहा है। उन्नाव से खबर है, जहां राजस्व वसूली को लेकर नाराज डीएम मानसिक बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार यहां पर लगाई गई है। टारगेट से कम वसूली पर बिफरे डीएम अपूर्वा डूबे, ये जानकारी है। आपको बता दें कि बैठक में वन विभाग, परिवहन विभाग और मंडी समितियों के सचिव इसमें शामिल हुए थे। तो ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर पत्नी की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी की पीट कर यहां हत्या कर दी। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले पति ने की थी पत्नी की हत्या। पति ने पत्नी को डंडों से जमकर पीटा था। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। यहाँ पर पति ने की हैवानियत और हैवानियत की सारी हदें यहाँ पर पार करता ये पति नजर आया। तो पत्नी की पीट कर यहाँ पर हत्या कर दी गई और ये जो वीडियो है वो जमकर अब वायरल हो रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच की जाती है ये देखना होगा, लेकिन यहाँ ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले पति ने पत्नी की हत्या की है, ये जानकारी मिल रही है। पति ने पत्नी को डंडों से पीटा और ये देखिए पिटाई का जो वीडियो है लगातार आपको दिखा रहे हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बहराइच में एक बार फिर से अवैध तरीके से धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने इस मामले में एक पादरी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने ग्रामीणों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की। इस काम में उनके साथ कई और लोगों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच अब की जा रही है। कानपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नई बस्ती में सिरफिरे ने चलाई गोली लगने से अधेड़ का हाथ उड़ा है। आपको बता दें कि दबंग अर्शी ने राइफल से ये गोली चलाई है। फायरिंग के बाद आरोपी अर्शी मौके से फरार हो गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जाजमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सिरफिरे ने गोली चलाई, ये कानपुर से खबर है। अधेड़ का इससे जो हाथ है वो उड़ गया है। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। रामजी, क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको जरूरत से कही आज एक पूरा मामला है जहाँ पर एक युवक है घर के बाहर खेल रहा था कि उसी क्षेत्र में रहने वाला युवक है, अरसी नाम का युवक है, जिसने उसको मारपीट करी।
तो इस बात को देख करके उस युवक के पिता ने इसको तो इस पूरे मामले को अलग किया और अवस्थी से उसका विवाद हो गया दबंग युवक से, फिर वो उसको लेकर हरा गया। लेकिन जो अवस्थी का दबंग है वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के आ जाता है, उसके घर तक पहुंचता है, लोगों ने भी रोकने का प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं माना और उसने उसके घर पे जाकर लाइसेंसी जो है अपनी बंदूक के बाहर करके जो उसके जो दादा थे उसके हाथ में जो पंजा पूरा उड़ गया और मतलब जाकर सामने दीवार रख दिया। इसके बाद वहाँ पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसको इलाज के लिए कासिम अस्पताल ले गया जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपी चकेरी समेत कई थानों को मौके पहुंचा, लेकिन इसी दौरान जो युवक था जिसने गोली चलाई वो मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र जो है सोमवार की रात से लेकर सुबह तक की घटनाओं से भरा रहा। वहाँ पर लगातार गोली कांड की 4 घटनाएं हुई जिसमें 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और एक ये घायल का इलाज चल रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि चकेरी में इस तरह की लगातार वारदातें हो रही, लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन उस पर पुलिस जो अंकुश लगाने पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है क्योंकि पुलिस किसी भी मामले में सक्रिय है। देखिए जितनी घटनाएं हुई है चकेरी क्षेत्र में उस सभी में एप्लीकेशन थाने दी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ पूरे मामले में लिपापोती करने का काम किया। नतीजा कि लगातार जो चकेरी क्षेत्र में घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठ रहा है जो आरोपी जो फरार चला वो कब गिरफ्तार होगा। एक आज की घटना में जो फरार व्यक्ति चल रहा उसमें भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी, कब गिरफ्तारी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल राम जी, अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आर्थिक क्षेत्र में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम करता जा रहा है जिससे हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। ताज़ा जो खबर है वो इवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के सर्वेक्षण से सामने आया है जिसमें भारत ने उभरते बाजारों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में बज रहा भारत का डंका। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी का सर्वेक्षण, उभरते बाजारों में भारत बना नंबर 1, चीन को पीछे छोड़ भारत बना सिरमौर। भारत पहले भारत को लूटा, भारत उस स्थिति से उबर नहीं पा रहा था, लगातार स्थितियां खराब हो रही थी। अब जहां भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं उभरते बाजारों में नंबर 1 की हैसियत मिल गई है। ये मोदी सरकार के हिस्से में बड़ी उपलब्धि है, ये हम नहीं कह रहे। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के 11वें सालाना सर्वेक्षण में इस बात पर मुहर लगी है। 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 केंद्रीय बैंकों के मुताबिक भारत अब निवेश के लिए नंबर 1 उभरता हुआ बाजार है। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत सॉवरेन इन्वेस्टर्स के जरिए मांगे जाने वाली विशेषताओं की मिसाल है। आखिर भारत उभरते बाजारों में क्यों नंबर 1 है? जाहिर है भारत में बेहतर व्यापार और राजनीतिक स्थिरता, अनुकूल जनसांख्यिकी सॉवरेन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर वातावरण के लिए मुफीद माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने अपने प्रतिद्वंदी चीन को उभरते बाजारों के रूप में कड़ी टक्कर देकर पीछे ढकेल दिया है। मध्य पूर्व में स्थित एक डेवलपमेंट सॉवरेन ने कहा कि भारत या चीन के साथ हमारा संपर्क पर्याप्त नहीं, लेकिन व्यापार और राजनीतिक स्थिरता के मामले में भारत अब बेहतर स्थिति में है। जनसांख्यिकी तेजी से बढ़ रही है और उसके पास दिलचस्प कंपनियां, गुड रिलेशन इनिशिएटिव और सॉवरेन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल है। आइए उन तथ्यों पर भी गौर करते हैं जिससे भारत की ओर विदेशी कारपोरेट आकर्षित हो रहे हैं। भारत मैक्सिको और ब्राजील सहित कई देशों में एक है जो फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग के जरिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के मकसद से बढ़े हुए विदेश कारपोरेट निवेश से फायदा ले रहे हैं। इसे चालू खाते के घाटे को धन के साथ साथ लोन सहित करेंसी और घरेलू परिसंपत्तियों का समर्थन करने की मदद के रूप में देखा गया था। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के सर्वेक्षण के मुताबिक उभरते बाजारों में अवसरों के साथ जियोपॉलिटिक्स भी कुछ केंद्रीय बैंकों को डॉलर से दूर डाइवर्सिटी लाने और हौसला अफजाई कर रहे हैं।
सोमवार को प्रकाशित इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के मुताबिक वार्षिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 केंद्रीय बैंकों में 85% से अधिक का मानना है कि आने वाले दशक में मुद्रास्फीति पिछले दशक की तुलना में अधिक होगी। बहरहाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के बाद पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गई है। वहीं भारत तमाम विपरीत परिस्थितियों में लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट उसकी ही तस्दीक कर रहे हैं, जब दुनिया के उभरते बाजारों में भारत नंबर 1 हो गया है। कोरोना और आर्थिक मंदी भारत के बढ़ते कदम को रोक नहीं सके। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ कदम ताल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल